11th हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे या रक्त की संरचना के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि जो रक्त की संरचना है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो कंपोनेंट से मिलकर ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा होता है, सेकेंड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, जिसका परसेंट ये लिखा हुआ है 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड कॉर्पसल्स होता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है, फर्स्ट इज़ वाटर एंड सेकेंड इज़ प्रोटीन। ये भी तीन प्रकार की प्रोटीन थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, वाटर 90% होता है। सारी डिजॉल्व चीज़ें जो भी हमारी बॉडी में हम खाते पीते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब ट्रांसपोर्ट करती है तो इसी में घुल करके वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। ब्लड कॉर्पसल्स जो थी हमने आपको बताया था ये तीन टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे, आज हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनकी बात करें तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये क्या है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं ये, या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है, ये इर्रेगुलर होती हैं। किस तरीके की होती है, इर्रेगुलर, जैसे अमीबा होता है ना इर्रेगुलर, वैसी होती है, या अनियमित आकार की होती है, इनका कोई शेप नहीं होता। जैसे ये हमने आपको बताया था डम्बल शेप होती हैं, या गोल भी कहीं कहीं लिखा हुआ है बुक में, कहीं कहीं ये ऐसे बीच में पिचकी हुई और बीच में दबी हुई और इस तरीके से किनारों पर फूली हुई होती हैं। ये आपको हमने बताया था। अब इसकी बात करें कि इसका जो जैसे इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 120 डेज़। 120 डेज़ ही ये ज़िंदा रहती थी आरबीसी, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 9 से लेके 12 दिन तक ही ज़िंदा रहती हैं। उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर न्यू बनती हैं। बनने का हमने आपको बताया कि बोन मैरो में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। जो बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, उनके अंदर बोन मैरो भरा होता है, उससे इनका फॉर्मेशन होता है। अब जो डब्ल्यूबीसी है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है प्लेटलेट्स में। ये दोनों न्यूक्लियस लेस सेल्स होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब अगर आपको ब्लड से डीएनए, जो डीएनए चेकअप होता है ना, कि ब्लड से डीएनए निकालेंगे तो ब्लड से डीएनए कहाँ से निकलेगा, ना तो इससे निकलेगा ना इससे निकलेगा, डब्ल्यूबीसी से ही डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है उनके टू टाइप्स हो जाते हैं, एक तो होती है ग्रैन्युलोसाइट्स या हम इनको कणिकामय कहते हैं, और दूसरी हो जाती है आकणिकामय या आग्रैन्युलोसाइट। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उन, जैसे मान लीजिए मैंने ये डब्ल्यूबीसी बनाई एक, ठीक है, और एक ये बना दी, तो इसके साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है, इसका भी साइटोप्लाज्म है, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के कुछ पार्टिकल्स पाए जाएंगे, कण पाए जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आग्रैन्युलोसाइट, कण जो हैं, कण की उपस्थिति की वजह से या ग्रैन्यूल्स की उपस्थिति की वजह से हम इन्हें कणिकामय कहते हैं, जबकि इनको हम आकणिकामय कहते हैं। इनमें कोई यहाँ ग्रैन्यूल्स नहीं है, इसलिए इनको हम स्टेन नहीं कर सकते हैं, मोनोसाइट को, लिम्फोसाइट को, बट इनको हम स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको स्टेन करने के लिए दो स्टेन होते हैं हमारी लेबोरेटरीज़ में, एक एसिड स्टेन होता है, एक बेसिक स्टेन, मतलब एक एसिडिक मीडियम होता है और एक बेसिक क्षार होता है। ठीक है, तो जो सेल एसिडिक जो मीडियम होता है या एसिडिक जो स्टेन होता है, इओसिन होता है हमारी लैब में। हमने आपको जब प्रैक्टिकल कराए थे तो हमने आपको एक ऑरेंज रेड सा कलर का केमिकल दिखाया था, इओसिन। ठीक है, तो उससे अगर ये डब्ल्यूबीसी पर ये डालें और यहाँ पर ये ऑरेंज रेड कलर का हो जाए, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का हो जाए तो वो इओसिनोफिल्स कहलाती हैं वो सेल। और अगर जो बेस है मैथिलिन ब्लू, उससे हम या कोई भी जो बेस ले लें उससे हम रंगें और ब्लू कलर का हो जाए, कौन से स्पॉट आ जाए, ये ब्लू कलर के हो जाए तो वो बेसोफिल्स कहलाती हैं। और अगर हम इसको किसी से भी रंगे और उस पर कोई प्रभाव या दोनों से रंग जाएं, ये इसमें दोनों से रंग जाएगा, लाल भी हो जाएंगी, ब्लू भी हो जाएंगी, बोथ
तो वो न्यूट्रल हैं, क्योंकि दोनों का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब जो इओसिनोफिल्स, इसके केंद्रक की बात करें तो जैसे हम ये पहला वाला बनाए इसका डायग्राम यहाँ पर, तो जो फर्स्ट है जो इओसिनोफिल है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। मतलब जो उसके न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक है वो 2 भागों में इस तरीके से बटा रहता है, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेट है उसकी वजह से ये दोनों लोब आपस में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है। और जो बेसोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। कितने लोब्स होंगे? 3 लोब्स होंगे। वो तीनों इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं कि ये एस शेप बना लेते हैं इस तरीके से। ये लोब है न्यूक्लियस के, और ये क्रोमेटिन नेट के थ्रू ये आपस में तीनों लोब जो हैं आपस में जुड़े हैं। लोब को हम हिंदी में पिंडक कहते हैं या पिंड कहते हैं। 2 भागों में बटा रहता है ये, 3 भागों में। और न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक होता है वो 4 या 5 भागों में डिवाइड होता है इस तरीके से, और ये क्रोमेटिन नेट के द्वारा इस तरीके से ये अटैच रहेगा एक दूसरे से। और साइटोप्लाज्म रहेगा इसके अंदर, और ग्रेन्यूल्स भी इसके अंदर पाए जाएंगे। अब इनका हम परसेंटेज की बात कर लें कि कौन कितने % पाया जाता है, तो जितना भी WBC है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज पाया जाता है, फिर मोनोसाइट का, फिर इओसिनोफिल का, सबसे कम मात्रा में होती हैं बेसोफिल्स। मोनोसाइट का बात करें हम कि मोनोसाइट जो होती हैं वो उनका ये जो सेल होती हैं ये भी इस तरीके से रेगुलर ही होंगी, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही लोब में पाया जाता है। जैसे जो ग्रेन्युलोसाइट्स है तो उनका जो न्यूक्लियस होता है, इनके जो पार्ट है, इनके जो न्यूक्लियस हैं वो कई लोब्स में पाए जाते हैं, बट जो अग्रेन्युलोसाइट्स है उनकी जो ये सेल है, लिम्फोसाइट है या मोनोसाइट है, उनका न्यूक्लियस पूरे सेल में पाया जाता है। मतलब सेल तो आपको नज़र ही नहीं आएगी, ऐसा लगेगा पूरा का पूरा न्यूक्लियस है इस तरीके से। यहाँ पे साइटोप्लाज्म और ग्रेन्यूल्स तो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। जो मोनोसाइट होता है, तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो एक तरफ से थोड़ा सा इस तरीके से कट पाया जाता है। इस तरीके से कैसा होगा? कट होगा, जैसे ऐसा लगेगा आपको जैसे कटा हुआ है, लेकिन लोब एक ही होता है। इसके अंदर क्रोमेटिन नेट हो जाएगा, और यहाँ साइटोप्लाज्म भरा है, ग्रेन्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट हैं। तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर की कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। 5 का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। ठीक है। वर्क इनका जो टाइम पीरियड है वो हमने आपको बता दिया है, 9 से 12 दिन का होता है। अब हम इनका देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये ब्लड में कहाँ फॉर्म होते हैं, सॉरी हमारी बॉडी में ये कहाँ फॉर्म होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो बोन्स हैं हमारी, लॉन्ग बोन्स हैं, उसी से पूरे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और उसमें भी कौन सा? रेड बोन मैरो। इसमें 2 प्रकार के बोन मैरो होते हैं, एक येलो होता है, यहाँ बीच में येलो बोन मैरो होता है, और टॉप पर जो यहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे रेड बोन मैरो होता है। तो रेड बोन मैरो से पूरे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो जो बोन मैरो की सेल्स हैं उनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो RBC, WBC तो बनाएंगे, लेकिन WBC के भी बड़े सारे टाइप्स हैं ना। जैसे आपका है इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये जो बोन मैरो है वो लिम्फोसाइट को छोड़ करके सारी जो भी ब्लड सेल है सबको मैच्योर बनाता है, और यहाँ पर आकर के ये मिल जाती हैं। कहाँ पर? ब्लड वेसल में आकर के मिल जाती हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो इमैच्योर बनती हैं। तो लिम्फोसाइट्स इमैच्योर बनती हैं, यहाँ आएंगी, मतलब ये मान लीजिए कि ये बच्चा बनेगा, फिर ये कहाँ जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा, थाइमस ग्लैंड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? थाइमस ग्लैंड में जाएगा, और थाइमस ग्लैंड में जाकर के यहाँ पर ये मैच्योर होती हैं, बड़ी हो जाती है, एडल्ट होकर के फिर से ब्लड में वापस आती है, फिर ये अपना वर्क करती हैं। ठीक है। अब इनमें से कुछ सेल्स, इसमें से केवल जो मोनोसाइट सेल है, मोनोसाइट, कौन सी सेल? मोनोसाइट सेल ब्लड कैपिलरी के बाहर यहाँ आ जाती है टिश्यू फ्लूइड में, और यहाँ की गंदगी को खा लेती है। बाकी सारी जो सेल्स होती हैं वो ब्लड के अंदर ही रहती हैं, और वहीं पर रक्त की या ब्लड की सफाई करती हैं। मतलब जो पैथोजेंस हैं या जो रोगाणु हैं उनका भक्षण करती हैं, उनको खाती हैं।
चलिए अब इनका फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, अब हम एक एक करके इनका वर्क देख लेते हैं कि किसका कौन सा वर्क होता है। डब्ल्यूबीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल डाउन हो जाता है, इनका जो रेंज है वो कितनी होती है 6,000 से 9,000 हमारे ब्लड में ये पाई जाती हैं 1 mm³ ब्लड में, ठीक है। इतने से ब्लड में ये कितनी होती हैं 6,000 से 9,000 पाई जाती हैं। अगर इससे इनका लेवल डाउन हो जाता है तो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारे शरीर के अंदर जो भी रोगाणु या जो पैथोजेंस एंटर करते हैं उनको ये खा जाती हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी नहीं है तो उनको कौन खाएगा? जब वो नष्ट नहीं होंगी तो हम तो बीमार पड़ने वाले हैं, ये डेफिनेट है। तो यहाँ पर जो इओसिनोफिल है इसका वर्क क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मिट्टी है, मिट्टी हाथों में लग जाती है, नेल्स में फंस जाती है, और उसमें मान लीजिए जो इंटेस्टाइन में रहने वाले या हमारी लिवर में रहने वाले जो प्रोटोजोअन्स हैं या हेलमिन्थीज़ हैं, मान लीजिए एस्केरिस है, तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे एनिमल बैक्टीरिया या पैरासाइट की बात हो रही है, बैक्टीरिया या वायरस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पैरासाइट में बात हो रही है किसकी? प्रोटोजोअन्स की या हेलमिन्थीज़ की बात हो रही है। तो मान लीजिए एस्केरिस, हम एग्जांपल देते हैं एस्केरिस का, तो एस्केरिस हमारे पेट के अंदर चला जाता है, तो जो इओसिनोफिल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं, उसको मारने का काम करती हैं। ये अपना नंबर बढ़ा लेती हैं। जब ब्लड ग्रुप, आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखना, उसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग लिखी रहती हैं और सबका नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज इतना होना चाहिए, लेकिन आपका ये है। तो इओसिनोफिल्स का लिखा होगा नॉर्मल रेंज, और अगर या कम है तो इसका मतलब है कि ये है उसको मार रहा है, बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब तब भी ये मतलब नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके पेट के अंदर कोई हेलमिन्थीज़ जो डिज़ीज़ है वो डेवलप हो रही है, इसी की वजह से ये बड़ी है, क्योंकि वो इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अपना आता है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स का क्या होता है कि ये हिस्टामिन नामक जो एलर्जन कंपोनेंट होता है उसको ये रिलीज़ करता है। बेसोफिल्स जो होती हैं वो इसको रिलीज़ करेंगी। ये अभी हमने आपको बोला था कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो चली जाती हैं आर पार, बेसोफिल्स भी चली जाती हैं अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके आर पार। यहाँ मान लीजिए ये बेसोफिल है तो ये यहाँ आ जाएगी। जब बेसोफिल यहाँ आ जाती है तो इसको हम मास्ट सेल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्ट सेल या मस्त सेल भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन हम इसको मास्ट सेल ही पढ़ेंगे। तो जो मास्ट सेल होती है वो क्या करती है? कोई भी हमें जिस चीज़ से एलर्जी होती है वो एलर्जी जब हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो हिस्टामिन नामक जो केमिकल है वो रिलीज़ हो जाता है। तो उससे जो नुकसान होने वाले होते हैं तो वो हमें हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, जैसे सांस का भरना हो जाता है या खुजली हो जाती है बॉडी में, तो फिर हम अलर्ट हो जाते हैं और हम जा कर के उसकी एंटी जो दवाई होती है वो ले करके हम उस एलर्जी को शांत कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, बेसोफिल का। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको हम आर्मी ऑफ बॉडी कहते हैं। जैसे हमारे बॉर्डर पर आर्मी लगी रहती है ना, तो वो किसी भी फॉरेनर को या जो विदेशी सेनाएं हैं उसके अटैक को रोकती है। उसी तरीके से मान लीजिए ये हमारी ब्लड कैपिलरी है तो इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, तो ये इसको बहुत जल्दी स्पीड में इसको खा जाते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इनको ये नष्ट करेंगे, लेकिन जिंदा को नहीं, डेड बॉडीज़ को खाएंगे। अब ये बोलो कि ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आ जाएंगी? तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर हमने आपको ये पढ़ाया था प्रोटीन। तो यहाँ पर एक प्रोटीन थी ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी का काम करता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो वो जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, वो जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वो इसको मैसेज देती है कि आप आओ और हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल रिएजेंट आ गए हैं, आप उसको नष्ट करो। तो लिम्फोसाइट जाती है और इनको मार देती है। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, ये गंदा सा बना दूँ उसको, सड़ू सा, ठीक है, ये इसको ये खा जाएगा, लिम्फोसाइट इसको खा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा मलबा पड़ा रहेगा ना बैक्टीरिया वायरस को, तो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो उसको खा जाती हैं। इनको हम ये फैगोसाइट्स भी कहलाती हैं, इनको खा जाती हैं। ठीक है, और कुछ मात्रा में जीवित लोगों को भी खाती हैं, लेकिन मलबा को भी ये खा जाती हैं।
ठीक है। मोनोसाइट का वर्क क्या होता है? मोनोसाइट भी जो लिविंग बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये साइट में बहुत बड़ी हो जाती हैं, मैक्रोसाइट बन जाती हैं, बड़ी हो जाती है तो मैक्रोसाइट कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया वायरस को खाने का काम करती हैं। ये इस तरीके से इनका ये वर्क है।